नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने लिमिट तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आजकल हम लोग महा रिवीजन फॉर जेईई मेन 2020 कर रहे हैं। तो लिमिट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसके अगला टॉपिक है कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन। ये चीज़ें हमें आज कवर करनी है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिए। और आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, जिससे बाकी सब लोग एंजॉय कर सकें। और दोस्तों, इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव है अब की बार 200 पार, चाहे कुछ भी हो जाए 200 पार करना है। और हमारा जो आपका जेईई एडवांस है उसमें रहेगा टैगलाइन अब की बार 90% पार। क्योंकि दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर 90% भी अगर मैथ्स में स्कोर कर दोगे ना, तो इतना मैं गारंटी देता हूँ कि 1 से लेकर 2000 के बीच में रैंक आ जाएगी, प्रोवाइडेड आप बाकी 2 सब्जेक्ट को एवरेज से ऊपर रखिए। इनफैक्ट अगर 90% से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में भी लाते हैं तो 1 से 2000 तो बहुत दूर की बात है, आपकी 500 के अंदर रैंक रहेगी, आई एश्योर यू। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो अब कंटिन्यूटी क्या है दोस्तों? तो लिमिट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। लिमिट में क्या बताया है हमने? तो अगर एक पॉइंट पे LHL RHL की वैल्यू सेम है, फिक्स और फाइनाइट है, तो लिमिट इज सेड टू बी एग्जिस्ट और उसकी वैल्यू हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं। एक चीज़ और बताया था हमने कि लिमिट में आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताए थे, कितने होते हैं? 7। उसके बाद क्या सिखाया था? तो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द लिमिट, जिसमें आपका फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, जिसमें डबल रेशनलाइजेशन पढ़े थे, स्टैंडर्ड फॉर्म, सैंडविच थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग, लिमिट व्हेन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट बाय एक्सपेंशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। तो आज क्या करेंगे? पहले कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे और बाद में डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है हम लोग। और क्या करना है, जेईई मेन के भी जो आए हुए क्वेश्चन हैं, और हम लोग ये जेईई मेन लेवल तक ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये वाला जो टॉपिक स्पेशली है, इसमें हम थ्योरी भी जेईई मेन तक ही कवर करेंगे, जितना जेईई मेन के लिए आपको जानने की ज़रूरत है ना। क्योंकि ये जब आप जेईई मेन देकर आओगे ना, तो सबसे पहले जो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे उसमें ये कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन वाला जो सेक्शन है, इसको बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि ये इसमें थ्योरी वाइज क्वेश्चंस वेरी करते हैं। तो आप हेडिंग लिखिए कंटिन्यूटी, और इसके बारे में डेफिनीशन तो हम लोग सब लोग जानते हैं। एक पॉइंट की डेफिनीशन है, ये है, हमने आपको लिमिट में भी वैसे आइडिया दिया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के इक्वल है, देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो ये होता है, तो उसी चीज़ को लिखेंगे। तो लिखिए, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू ए फिक्स्ड एंड फाइनाइट क्वांटिटी, फिक्स्ड एंड फाइनाइट क्वांटिटी। बस आप इतना भी लिख सकते हो, बिकॉज लिमिट की वजह से ये फिक्स एंड फाइनाइट क्वांटिटी लिखनी पड़ रही है हम लोगों को, अदरवाइज हम लोग नहीं लिखते। अब आप कह सकते हो कि ये जो लिमिट वाला एक्सप्रेशन है, जिसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, जिसमें हम लोगों ने LHL और RHL पढ़ रखा है, तो दैट इज़ आप करके लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए? एफ ऑफ ए के। अगर ये तीनों इक्वल हैं तभी हम लोग कहते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है। एक लाइन में दोस्तों अगर समझना है तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर हम ग्राफ बनाएंगे और उस पॉइंट के अबाउट अगर हमारा पेन उठ जाएगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर पेन हम नहीं उठाएंगे और लेफ़्ट टू राइट मूव कर जाएंगे उस पॉइंट के अबाउट, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टीन्यूअस। जैसे ये आपका एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल है। क्लियर? ये आपका x इक्वल टू ए पॉइंट पे फंक्शन क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। ये दिखाने के लिए हमने हाईलाइट किया है इसको, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसके अलावा जितने इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस समय क्या होगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। या फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, तभी भी क्या कहेंगे? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी मतलब लगातार, डिसकंटिन्यूटी मतलब ब्रेक करता हुआ। सिंपल सा है, बस आप पॉइंट की डिफिनीशन याद रखिए। और ये चीज़ जैसे डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल दें तो एक ये केस है, आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे बना दीजिए। इसमें क्या है कि हम लोग लिमिट तो एग्जिस्ट करा रहे हैं,
वैल्यू भी एग्जिस्ट करा रहे हैं, लेकिन ये आपस में क्या है, अनइक्वल है, ये x इक्वल टू ए है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आप इसी में लिख दीजिएगा अदरवाइज, अदरवाइज मतलब ये अगर गड़बड़ हुआ तो द फंक्शन f ऑफ x इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो मतलब कुल मिला के हमें लिमिट आना चाहिए, लिमिट आएगा तो कंटिन्यूटी भी तुरंत आ जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लिमिट के अलावा आपको वैल्यू किससे मतलब है। अगर वैल्यू और लिमिट सेम आ गई है देन फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ, कुछ भी गड़बड़ से मतलब है दोस्तों कि कभी कभी लिमिट एग्जिस्ट करता है, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, कभी कभी वैल्यू आती है अनइक्वल होती है, तो उस तरह के जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और जिसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है उसको कहते हैं नॉन रिमूवेबल, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। वो मैं एक एक करके लिखवाऊंगा, लेकिन इसके पहले आप लोग हेडिंग लिखिए कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, क्योंकि पॉइंट से ही आपका क्या बनेगा, पॉइंट को जोड़ के क्या बनेगा, इंटरवल। और इंटरवल में दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। तो यही चीज़ हम लोगों को लिखनी है, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला टॉपिक लिखा है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले समझिए। अगर कोई इंटरवल दिया है ओपन इंटरवल और उसमें कह रहा है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब उस ओपन इंटरवल में जितने पॉइंट लाई कर रहे हैं उस पर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना होगा, क्योंकि पॉइंट से ही क्या बनता है, इंटरवल बनता है। तो ओपन इंटरवल का रूल है कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स जो हैं उसमें इंटायर पे फंक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यही मैंने लिखा है, फंक्शन एफ एक्स इज़ continuous in open interval a to b if fx is continuous at each and every point belongs to open interval a to b। दूसरा है क्लोज में नई बात क्या हो गई, तो ये क्लोज होता है दोस्तों, क्लोज इंटरवल ए टू बी का मतलब ये है, ए है और बी है, तीनों का यूनियन है। तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी का मतलब कि जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन ए माइनस तो है नहीं अपने इंटरवल में, ए के पीछे वाली क्वांटिटी। तो ए पे कंटिन्यूटी चेक करने का जो रूल है उसको डिफाइन किया गया है कि ए पे फंक्शन राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब ए पे राइट हैंड लिमिट फंक्शन की और ए पे वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, और बी पे फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और फंक्शन की बी पे पॉइंट पे वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। लिमिट आ गया है तो वो तो ऑब्वियस रहेगा। तो ये रूल होता है, जैसे मान लीजिए कोई इंटरवल देकर कहेगा फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है, तो उस इंटरवल में जो डाउटफुल पॉइंट होंगे, डाउटफुल पॉइंट क्या होते हैं दोस्तों, जहाँ पे फंक्शन अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी शो कर देंगे और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया है तो क्या करेंगे, कोई वैल्यू या पैरामीटर निकालने का जो जेई मेन का तरीका है उसमें हम लोग कंटिन्यूटी के लिए लिमिट और वैल्यू इक्वल कर देंगे फंक्शन के उस पॉइंट पे, तो उससे वो पैरामीटर भी आ जाता है। एक हमने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि जितने आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, वो सभी के सभी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। अभी वैसे डिफरेंशिएबिलिटी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन हमने एक ही लाइन में इनको लपेट लिया है। तो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, मतलब ई की पावर एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, एक्स स्क्वायर हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, मॉड एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, इस तरह का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये रहा आपका क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, थ्योरम्स ऑन डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे। क्वेश्चन ये है आपका कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन π/6 से π/3। कोई फंक्शन π/6 से π/3 डिफाइंड है और ये एफ एक्स की डेफिनेशन है, एक्स नॉट इक्वल टू π/4 पे एक डेफिनेशन, एक्स इक्वल टू π/4 पे दूसरी डेफिनेशन, और कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो के की वैल्यू बताइए। तो हमने कहा था कि फंक्शन अगर इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसमें आप देखो तो ये एक प्रकार से अगर हम π/4 पे जो डेफिनेशन चेंज हो रही है और π/4 पे अगर हमने कॉन्टिन्यूअस शो कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो वही करेंगे यहाँ पे। तो सिंस एफ इज़ कॉन्टिन्यूअस, तो आप ऐसे लिख सकते हो कंटिन्यूअस। सो आप क्या करोगे, एफ ऑफ π/4 की वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4 एफ ऑफ एक्स के इक्वल कर देंगे, विच इज़ लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4। और आप ध्यान से देखिए तो √2 टाइम्स कॉस एक्स -1 अपॉन कॉट ऑफ एक्स -1। क्लियर? ये है। और ये कितना है, तो आपका k है, ये आपको दे रखा है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4। अब देखते हैं कि ये फॉर्म कौन सा है, क्योंकि हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ रखा है।
तो ये जब पाई/4 रखोगे तो 1/√2 1/√2 1√2 कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, 1 - 1 0 और कॉट पाई/4 1, तो 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए तो -2 -√2 sin x, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तो ये दोस्तों हो जाता है फाइनली k की वैल्यू, ये लिमिट x टेंडिंग टू पाई/4। और आप ध्यान से देखिए तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये नीचे उससे ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, तो आपका आएगा sin³ x, और sin³ पाई/4 रख दीजिए तो 1/√2 और ये 1/2 इंटू 1/√2 है ना। तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा k की वैल्यू, तो k इज़ 1/2, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सिंपल ही है। हम आपको जितने क्वेश्चन जेईई मेन के करवाएंगे ना उसमें देखिएगा आपके क्वेश्चन इसी तरह के आए हैं। फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस है इंटरवल में तो आप पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस शो कर दो। चेक करने के लिए कभी कभी आता है, तो नॉर्मली जेईई मेन का ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। आप पी और क्यू की वैल्यू निकालिए सो दैट द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो डाउटफुल पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे पाई/4 है, वहाँ पे हमने कंटिन्यूटी शो कर दिया। और आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। जब हम लिमिट पढ़ा रहे थे आपको तो उस समय भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई पूछता नहीं है। लेकिन हम वहाँ पे इसलिए नहीं लगा रहे थे क्योंकि हमें लिमिट को आपको बताना था। एक बार आप लिमिट समझ गए तो अगले टॉपिक में आप लिमिट को जैसे कैलकुलेट करना हो करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बिना एल हॉस्पिटल रूल के भी क्वेश्चन कर सकते हैं और एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन बिना एल हॉस्पिटल रूल के। यहाँ पे क्या होगा, x टेंडिंग टू a इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a + h) वाले रूल से आप जल्दी कर लेंगे, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सबसे आसान LH रूल है दोस्तों। LH रूल हमने अप्लाई कर दिया और आंसर कितना आ गया, 1/2, विच इज आंसर नंबर बी। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन ये है कि ये दिख रहा है ना सबको, f(x) इक्वल टू साइन ऑफ p + 1 टाइम्स x प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाई x, x लेस दैन 0, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू q है, x ग्रेटर दैन 0 पे ये वैल्यू है। आपसे कहा जा रहा है कि 0 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, 0 पे वैल्यू, 0 पे राइट साइड लेफ्ट साइड डिफाइन है, तो यहाँ LHL RHL और वैल्यू निकाला जाएगा। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर लिया जाए। तो सिंस f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कॉन्टीन्यूअस at x equal to 0, this implies f of 0, ऐसे कह सकते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x की वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f of x इक्वल टू f of 0 के इक्वल है। क्लियर। तो एक एक करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f of 0 कितना है आपका, तो ये दिया है q। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस की बात करें तो आप कहाँ जाओगे, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू निकालें। तो ये तो सीधे सीधे हम लोगों को डायरेक्टली पता है ना, लिमिट वाले टॉपिक में इसको पढ़े थे, p + 1 + 1, ये चीज़ कितना आ जाएगा, p + 2 के इक्वल है ना। ये 1 हो जाएगा और ये p + 1 हो जाएगा, ये मैं बता रखा हूँ। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस की अगर बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस में दोस्तों क्या करना है, एक रूट x को उड़ा देना। एक्चुअली एक मिस्टेक हमने कर रखी है, यहाँ पे x होगा, एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे x है तभी हो पाएगा, अदरवाइज ये 0/0 फॉर्म नहीं बन पाएगा ना। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये हमने मिस्टेक किया था। तो आप क्या करना, एक रूट x को उड़ा देना। तो आप कहोगे कि ये सर 1 - x - 1 अपॉन रूट x बचेगा, सॉरी x बचेगा, क्योंकि रूट x आपने गायब किया है। और इसको रेशनलाइज करते हुए करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू रख सकते हैं दोस्तों, p + 2 की वैल्यू q के इक्वल हो गई, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 प्लस वाली, मैंने उल्टा लिख रखा है। p + 2 की वैल्यू राइट हैंड लिमिट निकाले हैं 1/2, और ये वैल्यू कितनी आई है q, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाती है -3/2 और q की वैल्यू आ जाती है 1/2। मतलब ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है। आपको इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि पॉइंट दिया है तो कंटिन्यूटी है कि नहीं। और पॉइंट जेईई मेन के लिए, जेईई एडवांस के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं इसमें, लेकिन जेईई मेन के लिए आपको इसी तरह के क्वेश्चन अभी फिलहाल में करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन मत करना, ये बेसिक वाले क्वेश्चंस कर लेना। और जहाँ 0/0 ∞/∞ फॉर्म दिखेगा लिमिट निकालते समय, वहाँ एल हॉस्पिटल रूल आप लगा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रखा है ना। ये है AB बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ़ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई इज कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, देन द वैल्यू ऑफ a and b इज़ गिवन बाई। तो 0 ये पॉलिनोमियल नेचर के हैं, तो ये हमेशा कॉन्टीन्यूअस होंगे एक्सेप्ट द डाउटफुल पॉइंट। और डाउटफुल पॉइंट क्या है, तो एक 1 है और एक √2 है। तो सीधे सीधे आप ये वैल्यू लिख दीजिए।
कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 है ना, सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी तरह से लिखना चाहिए। एट x इक्वल टू 1 पे कॉन्टीन्यूस होगा तो 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो ये कहोगे कि 2/a आ जाएगी। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो a के इक्वल, तो a की वैल्यू आपकी या तो √2 हो सकती है या तो a की वैल्यू -√2 हो सकती है। a नॉन जीरो है। दूसरा √2 पे कॉन्टीन्यूस दिखाएंगे तो a यहाँ दिखाएंगे, और यहाँ पे क्या दिखाओगे दोस्तों, √2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2b² - 4b होल डिवाइडेड बाई 2√2। क्लियर, क्योंकि √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, √2 का क्यूब हो जाएगा √2 इंटू √2 मतलब 2√2। तब यहाँ पे ये दो केसेस एक्सेप्ट करेंगे। एक केस 1, अगर a की वैल्यू हम लोग √2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2b, ये आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, b² - 2b होल डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b² - 2b इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो तो b की वैल्यू b-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू आ रही है दोस्तों 1 + √3 और 1 - √3। और अगर केस 2, अगर हमने मान लीजिए कि a की वैल्यू -√2 लिया होता तो ये b² - 2b अपॉन √2 आता, तो ये आ जाता b² - 2b + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो कोई रूट मिलता नहीं, मतलब यही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक √2 रखे थे तो एक वैल्यू आई है 1 + √3, एक इसको देखेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं मिलेगा हम लोगों को आंसर में तो इस ऑप्शन को टिक कर दिया जाएगा। तो √2 × 1 √2, 1 + √3, तो ये तो वो -√2 करके दिया है ना, तो 1 + √3 तो है नहीं, ये है आंसर, लास्ट नंबर लास्ट। इस क्वेश्चन में क्या कराया गया आपसे, कहो कि बेसिक ही चीज़ कराई गई है जो अभी तक बता रहे हैं कि फंक्शन अगर इंटरवल में कॉन्टीन्यूस है तो इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस होगा, और चूंकि ये पॉलिनोमियल नेचर का है और ये आपका रेशनल फंक्शन टाइप का है, 1/x इज ए रेशनल फंक्शन, तो ये पॉलिनोमियल है तो ये अपने अपने डोमेन में कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो ओपन इंटरवल 0 से 1 में हमेशा कॉन्टीन्यूस, 1 से √2 में हमेशा कॉन्टीन्यूस, √2 से इन्फिनिटी में ये भी हमेशा कॉन्टीन्यूस, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम सिर्फ 0 पे हो रही थी। तो इंटायर 0 से इन्फिनिटी में फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, इसका मतलब हम 1 पे कर देते हैं जहाँ पे डिफिनीशन चेंज हो रही है। आपको डिफरेंशिबिलिटी में भी इन्हीं पर चेक करना होगा और √2 पे करना होगा। तो इससे दो इक्वेशन दो ना नोन आ रहा है, एकदम पेशेंस मार के चेक करेंगे और आंसर लाएंगे, गलती नहीं करेंगे। क्लियर, पक्का क्लियर हो गया। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, लेट k बी ए कॉन्टीन्यूस रियल नंबर, सॉरी नॉन जीरो रियल नंबर है, k बी नॉन जीरो रियल नंबर इफ़ f ऑफ x गिवन है आपका x-1 होल स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ x/k, और ये है ln ऑफ 1 + x/4, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए और x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू क्या है 12 है। अगर इसमें डायरेक्टली 0 रखेंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा ना, तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो आप k की वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे, कहोगे सर 0 पे लिमिट और 0 पे वैल्यू इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सब तो बता रखा है आपने, तो कि इस बात की जल्दी, इसके तो शॉर्टकट भी बताए हैं। तो सिंस f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूस, तो आप क्या लिखोगे, कॉन्टीन्यूस है तो क्या होगा जी, हैंस f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, तो f ऑफ 0 तो अपने को 12 दे रखा है, और इधर लिमिट निकालते हैं तो सीधे सीधे निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो x टेंडिंग टू 0, आप ध्यान से देखो e⁻x-1/x का होल स्क्वायर कर दिया हमने ताकि ये 1 बन जाए। साइन ऑफ x प्लस x/k है तो अपॉन x से डिवाइड कर दिया, और ये ln ऑफ 1 + x/4 है, तो इसमें भी हमने x/4 है दोस्तों, तो इसमें x से डिवाइड कर दिया। इन सब की वैल्यू बता रखा है, ये 1 कल ही पिछले क्लास में बताया है 1/k, और ये 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये 4k आ जाएगा, और 4k की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4k की वैल्यू है 12, तो k आ जाएगा अपना दोस्तों, k आ जाएगा 3। इसमें हमारा सजेशन ये है कि एक दो चीज़ों का याद रखिएगा जो हमने पिछली क्लास में आपको बता रखा है लिमिट वाले में, कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ कहीं ax अपॉन a आता है तो इसकी वैल्यू आप a कर दिया करें, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर ln ऑफ 1 + kx अपॉन x आता है तो इसकी वैल्यू k कर दिया करें। तो वही मैंने लिखा है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/k है तो आंसर 1/k लिख दिया, यहाँ के x का कोफिशिएंट 1/4 है
तो हमने क्या कर दिया, यहाँ 1/4 से डिवाइड कर दिया, ये 4 के जब ऊपर गया तो, और ये 1 का स्क्वायर है दोस्तों, जल्दीबाजी में 2 मत लिख देना, ये 1 का स्क्वायर, तो ये फाइनली आ जाएगा 4 के, और आंसर आ जाएगा अपना 4k = 12, तो k = क्या आएगा 3। आई एम कलकत्ता। क्लियर। तो इस तरह से अपना आंसर हो गया। आप देख ही रहे हैं हमने 4 क्वेश्चन आपको कराया है, तो एक चीज़ आपको फील आ रही होगी कि यार ये तो लिमिट वाला ही टॉपिक फिर से पढ़ने लगे, होता भी है यही दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, थ्योरम से रिलेटेड डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। बस इतना ही है जेईई मेन में। जे एडवांस में जब हम मिलेंगे, कब मिलेंगे, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और जेईई मेन जे एडवांस के बीच में, तो इस पर पूरी एनालिसिस करवाऊंगा। ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है और कैलकुलस का सबसे टिपिकल सेक्शन हो जाता है फॉर जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेईई मेन में उतना नहीं आएगा। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जो हमारा फंक्शन अगर बाई चांस ब्रेक है तो वो कितनी वजह से ब्रेक है। तो ओवरऑल तो हमने सेंट्रल आइडिया एक ही लाइन में लगा रखा है कि लिमिट अगर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो गई, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, तो क्या कहा जाएगा, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो। मतलब पहले इसमें 2 टाइप के होते हैं। पहले तो ये समझिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, अगर करेगा तो रिमूवल में चला जाएगा, नहीं करेगा तो नॉन रिमूवेबल में चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड काइंड, इसको फर्स्ट काइंड। इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है बट आइदर नॉट इक्वल टू f ऑफ a और f ऑफ a इज़ नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो ये हो जाता है इसमें। और इसको रिमूवल कैसे बोल सकते हैं, तो कह सकते हैं कि लिमिट सर एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू में प्रॉब्लम है ना, तो आप फंक्शन को रीडिफाइन कर दीजिए सच दैट फंक्शन की लिमिट और फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू सेम हो जाए। और याद रखना दोस्तों, रीडिफाइन करते हैं तो उसी पॉइंट पे करते हैं, तो उस पॉइंट पे फंक्शन रीडिफाइन करके कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। तो ये रहा आपका रिमूवेबल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, ये आपका आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट के इक्वल। तो यहाँ पे आप फंक्शन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखोगे तो फंक्शन आपका कभी भी रीडिफाइन करिए, माथा पटक लीजिए या सिर पटक लीजिए, कभी भी कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप चाहें तो इसको पूरा लिख सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू रीडिफाइन द फंक्शन at x equal to a so that limit x tending to a f of x equal to f of a and function becomes continuous। तो यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। अगर फंक्शन की वैल्यू स्टार्टिंग में मिसिंग है तो उसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, मिसिंग पॉइंट, मतलब फंक्शन की वैल्यू ही गायब है। डिसकंटिन्यूटी को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। और दूसरा कि अगर वैल्यू है लेकिन वो इक्वल ही नहीं है तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, है ना। इसके बारे में डिटेल में हम लोग एडवांस की प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। तो बस आप इतना ही लिखिए, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे कैसे भी करके डिफाइन कर लो, फंक्शन कभी भी कॉन्टीन्यूअस नहीं होने वाला। तो इट इज़ not possible to make function continuous at x equal to a by redefining the function at x equal to a। तो यहाँ पे 3 तरह की ये होती हैं डिसकंटिन्यूटी दोस्तों। एक होती है आपकी फाइनाइट टाइप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको एडवांस की प्रिपरेशन में हम बता देंगे जब आप तैयारी करोगे ना, बीच में महामैराथन रिवीजन क्लासेज उसमें। और दूसरा है इनफाइनाइट टाइप, और तीसरा होता है दोस्तों इसमें ऑसिलेटरी टाइप। अब ये क्या क्या है एक एक करके मैं बताता हूँ। फाइनाइट टाइप मतलब जैसे हमने लिमिट में 4 रो बनाए थे ना, एक बार 2 2 2 3 फिर ऐसे करके, तो जिसमें दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और फाइनाइट होती हैं लेकिन अनइक्वल हों। LHL इक्वल टू LHL नॉट इक्वल, LHL RHL फाइनाइट होगा और अनइक्वल होगा, तो उन्हीं का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट लिमिट में मिनिमम एक लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि उनका जो गैप है दोनों का वो इनफाइनाइट हो जाएगा।
और ऑसिलेटरी मतलब -1 से 1 वैल्यू वेरी करे, लेकिन हमारा फाइनाइट मतलब फाइनाइट तो है लेकिन कह सकते हो कि फिक्स नहीं है, इस वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे साइन ऑफ 1/x टाइप का। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मेनली है कि 1 टाइप 2 टाइप। जैसे आपसे क्वेश्चन जेईई मेन में ऐसे आएगा कि आप रिमूवल टाइप का डिसकंटिन्यूटी है या रिमूवल, तो लिमिट निकालना, अगर लिमिट निकल गई तो रिमूवल में चला जाएगा, अगर लिमिट ही नहीं निकली तो नॉन रिमूवल, ऐसे क्वेश्चन आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्या पता कुछ भी आ सकता है। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी से रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें आपका क्या होता है कि अगर दो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हैं तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोसेंट भी कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अगर एक फंक्शन कॉन्टीन्यूअस दूसरा डिसकंटीन्यूअस है तो सम और डिफरेंस हमेशा डिसकंटीन्यूअस होगा। और प्रोडक्ट और कोसेंट के बारे में नो कमेंट्स, अगर दोनों डिसकंटीन्यूअस हैं तो उनके प्रोडक्ट सम कोसेंट और डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। और जो चीज़ कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली यही चीज़ डिफरेंशिबिलिटी में होता है, तो मैं उसको कंटिन्यूटी के लिए लिखवा देता हूँ, डिफरेंशिबिलिटी के लिए ये चीज़ें ऑब्वियस हो जाएंगी। इसका प्रूफ हम नहीं कराएंगे, इसका प्रूफ हम कराएंगे जब आप जेईई मेन का पेपर दे कर आओगे, तब हमें याद रहेगा कि हमने क्या क्या बताया था। तो आप लिखिए थ्योरम्स रिलेटेड टू कंटिन्यूटी। तो देखिए दोस्तों, आपका समय बचाने के लिए हमने कुछ रिजल्ट लिख रखे हैं जो आपको बोल रहे थे। तो पहला यही है कि अगर दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो गया तो आप सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोसेंट सबको कॉन्टीन्यूअस कर देना। कोसेंट के केस में बस ये ध्यान रखना कि जी ऑफ ए आपका नॉन जीरो हो, तो ये कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अगर फंक्शन ए कॉन्टीन्यूअस हुआ दूसरा डिसकॉन्टीन्यूअस तो सम और डिफरेंस पक्का डिसकॉन्टीन्यूअस होंगे, लेकिन प्रोडक्ट और कोसेंट के बारे में नो कमेंट्स। इसके लिए रूल होता है। और एक चीज़ और बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कुछ बच्चों को चाहिए कि इसका प्रूफ बता दो सर, इसका प्रूफ बता दो, तो इसका प्रूफ हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे कर रखा है। उसके लिए आप 12th क्लास के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, 12th फाउंडेशन, और जो कंटिन्यूटी वाला जो चैप्टर है ना उसको आप देख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, वैसे जब मैं जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कराऊंगा वो 12th फाउंडेशन की क्लासेज हैं तो उसमें तो मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, लेकिन जब जेईई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो उस समय भी ये सब पूरा एक बार हम ये जैसे ये पॉइंट मुझे याद है कि नहीं डिस्कस किया हूँ यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। अभी तो ये आएगा नहीं, देख ही रहे थे 4-5 क्वेश्चन किए, उसमें तो कहीं दिखा नहीं, ना दिखेगा भी, लेकिन एक बार फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, क्या पता गलती से पूछ लें। एडवांस का पेपर कॉपी करने की जेईई मेन वालों की आदत है, तो क्या पता इसी को उठा के देख लिया बिना सोचे समझे, है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूअस, द सम डिफरेंस डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट कोसेंट के बारे में कुछ नहीं कर सकते। और जब दोनों भाई साहब लोग डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएंगे तो कहेंगे कि नो कमेंट्स। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब हमें LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा। अगर फंक्शन की तीनों वैल्यू सेम आ जाएंगी, मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू, देन फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस, अदरवाइज डिसकॉन्टीन्यूअस। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी हैं। अब एक होता है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और लास्ट है क्या होता है, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। तो लिखिए अगला पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा पहले। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमने लिख रखा है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो बच्चों देखो इसमें क्या होता है कि अगर फंक्शन आपका कंपोजिट फंक्शन के केस में कंटिन्यूटी कैसे बताते हैं, तो अगर कोई फंक्शन f(x) है, जैसे कि हमने आपको कंटिन्यूटी कंपोजिट फंक्शन में ये बताया था कि ये x है, फिर ये f है, और इसका इनपुट कहीं ले जाते हैं g में, क्लियर, और यहाँ पे लिखते हैं g ऑफ f ऑफ x, क्लियर। और ये बताया था कि इसको एग्जिस्ट कराने के लिए आपका जो f का जो रेंज है वो g का सबसेट, डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो अगर f(x) ए पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। और एक gx फंक्शन है जो x इक्वल टू f ऑफ a पे कॉन्टीन्यूअस है, मतलब f ऑफ a प्लस और f ऑफ a माइनस, तो आपका g ऑफ f(x) भी a पे कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। बस इतना स्टेटमेंट याद रखिएगा। अगर इसमें से कोई डिसकॉन्टीन्यूअस हुआ या कन्वर्स पार्ट के बारे में क्या कहेंगे, तो नो कमेंट्स। केवल आपका ये थ्योरम है, इसके अलावा हमें क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन चेक करने का जो दोस्तों तरीका है वो क्या है कि फंक्शन के LHL RHL और उस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। अगर वो तीनों सेम आ गया तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, और अगर तीनों अलग अलग आ गया या कुछ भी गड़बड़ हुआ तो डिसकॉन्टीन्यूअस। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बस नाम का है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहानी है। ये क्या है, अगर एक लाइन में अगर आपको समझना है तो कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है a to b, है ना, और यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे हैं, और इस तरह से गए हैं, तो ये वैल्यू f ऑफ a और f ऑफ b के सारी वैल्यूज़ बीच वाली आ जाएंगी, है ना। या जैसे ये दिखाया हूँ कि अगर यहाँ पे कोई y0 नंबर है तो आप देखो ये वैल्यू तो कहीं ना कहीं हम पा ही जाएंगे y0 वाली, विच इज़ ऑकर्स एट x इक्वल टू c विच लाई इन ओपन इंटरवल a to b। इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ये है कि अगर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है
और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपोजिट साइन का है, तो हम लोग मिनिमम एक रूट निकाल ही लेते हैं। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि फॉर ए कॉन्टीन्यूअस इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ एट लीस्ट वन रूट लाइंग बिटवीन ओपन इंटरवल ए टू बी। ये रूट से कनेक्टेड है, आप कह सकते हो ना कि ये जो लाइन है वाई नॉट, ये वाई नॉट 0 भी तो हो सकता है ना, दैट इज़ 0। तो उससे क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं रूट। तो ये हम लोगों को जो यूज़ करना होता है वो रूट के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ रूट के लिए करते हैं। तो ये रहा आपका कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब आप लिखिए अगला पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेट f -1 से 3 आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये सब फंक्शन की वैल्यू दिया है और फंक्शन पूछ रहा है कि कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इसका ग्राफ बना लें या LHL RHL करके हम लोग डिसाइड करें। तो देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये सर्टेन इंटरवल में आपका क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो -1 से 1 जाना है, तो ऐसा करते हैं -1 से 0 चलते हैं, फिर 0 से 1 चलेंगे, है ना। तो -1 से 0 के बीच में अगर हम बात करें तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड कैसे ब्रेक होगा, तो नेगेटिव साइन से। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, तो -1। 0 से 1 चलेंगे अगर, तो मॉड कैसे ब्रेक होगा, तो मॉड आपका पॉजिटिव से ब्रेक होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। अब 1 से 2 में मॉड कैसे ब्रेक होगा दोस्तों, तो पॉजिटिव साइन से। तो 1 से 2 कर दीजिए, यहाँ पे 1 पे इक्वालिटी है और ये 2, और ये हो जाएगा आपका 2x। और देखिए ओरली भी चेक कर सकते हैं, और 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2, और यहाँ पे लिखेंगे 2 से 3। लेकिन इसमें पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों, जब 3 पे रहेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे x + 3 एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 बेसिकली एक वैल्यू है, तो 3 रख दीजिए इसमें, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ सीधे सीधे रख सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो, ग्राफ से भी कर सकते हैं। ग्राफ से कैसे हम बताते हैं इसको, ये तो GIF लिख ही दिया है आपने, तो इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे -1 से 0 y इक्वल टू x - 1 लाइन है, तो -1 पे ये वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 0, और x - 1 इस तरह से 0 पे वैल्यू कितनी है, तो 1। तो ये आपका नेगेटिव स्लोप की लाइन है और -1 पे क्लोज्ड, ध्यान देना यहाँ पे। और ये ऐसे बना दिया, 0 पे ओपन है तो इसको हमने ओपन कर दिया। एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू कितनी है, 0, और y इक्वल टू x लाइन बनानी है, तो ये हमने यहाँ पे 1 किया और 0 यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो ये तो 1 दिखाया हूँ यहाँ पे, तो 1 पे एग्जैक्टली हमें 2 दिखाना है, तो 2 यहाँ होगा और पॉजिटिव स्लोप ऐसे दिखा दीजिए। 2 पे वैल्यू यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 2 दूना 4 और ये आएगा 2 + 2 4। तो 2 पे फंक्शन आपसे गलती करवा सकता है, ये 2 पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन हमारा जो स्लोप है वो थोड़ा सा कम हो गया, तो इसको ऐसे करते हैं, इस तरह से कर देते हैं, क्लियर। और 1 पे देखना, तो 1 पे ये ओपन इंटरवल है और ये 1 पे क्लोज्ड है, तो यहाँ डॉट लगाया, यहाँ एरो कर दिया, और यहाँ पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है दोस्तों, ऐसे किया। और 3 पे वैल्यू कितनी है, तो 6, क्योंकि यहाँ से जो 3 आएगा वो 5 आएगा, तो यहाँ पे ऐसे समझना इसको, ये 5 ऊपर जाओगे ये 6। तो कहाँ कहाँ पेन उठाया मैंने, तो एक पेन उठाया हूँ x इक्वल टू 0 पे, दूसरी पेन उठी है 1 पे, और तीसरी 3 पे उठी है दोस्तों। ये ध्यान रखना, 2 पे फंक्शन आपका 2 पे क्या है, तो 2 पे फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है, या आपको जाल फेंका गया है। एक ऑप्शन दिया गया है 4 और मोर पॉइंट्स, मतलब जाल हमें मछली फंसाने के लिए पहले दिया गया है, ताकि स्टूडेंट लोग सोचें ये ब्रैकेट x आया है तो इसको 2 भी काउंट कर लेंगे जल्दीबाजी में, वो आपको काउंट नहीं करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ जाएं, या तो आपको क्या करना होगा, ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ग्राफ बना के आप चेक कर सकते हो, वैसे LHL RHL से भी चेक कर सकते हैं। -1 पे ऑलरेडी कॉन्टीन्यूअस है क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो डाउटफुल पॉइंट है 0, 1, 2 और ये 3। तो पता चला 2 पे ये कॉन्टीन्यूअस आ गया, बाकी सब पे डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो 2 पे तो कौन सा आंसर लिखेंगे, ओनली एट 3 पॉइंट्स। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर दोस्तों, इसको याद रखिएगा और भूलिएगा मत। यही है ग्राफ का यूज़। बेसिक ग्राफ अगर आता है तो स्ट्रेट लाइन और ये सब तो बनाना आपके लिए लेफ्ट हैंड का खेल है। अब एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक द एंड हो जाएगा। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। आपको एक फंक्शन दिया है f(x) = x इफ़ x बिलोंग्स टू रेशनल और 1 - x इफ़ x इज़ इरेशनल करके दिया रहता है। डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल मतलब इरेशनल है।
तो ये कॉन्टीन्यूअस कहाँ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी अगर आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी अगर आ जाएँ तो आप इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल कर देना। क्या करोगे बच्चे बताओ। तो हमने कहा कि सर, आप कहोगे कि सर ये आपने बताया कि x की जगह 1 - x करेंगे तो x क्या आ जाएगा आपका 1/2 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 1/2। याद रखिएगा ये मैं सॉल्यूशन करने के बाद लिखा हूँ, तो आप एक्सप्रेशंस को सिर्फ इक्वलाइज कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप पूछ सकते हो कि आपने कैसे किया। तो 1/2 पे दोस्तों वैल्यू निकालोगे तो दोनों 1/2 आएगा। 1/2 ऐसे रेशनल नंबर है तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, और 1/2 प्लस की लिमिट यहाँ से निकालें या यहाँ से निकालें, दोनों 1/2 ही आएगी। और 1/2 माइनस की लिमिट दोनों से 1/2 ही आएगी। लेकिन अगर 1 पे चेक करते हैं, जैसे आपका मन कर रहा है कि नहीं हम 1 पे भी कंटिन्यूस शो कर देंगे, तो देखो अगर 1 पे वैल्यू निकालोगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन 1 प्लस आपका रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। तो यहाँ से जाओगे तो वैल्यू 1 लिखोगे और यहाँ से जाओगे तो वैल्यू 0 लिखोगे, तो अलग अलग आ गई ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ वहीं कंटिन्यूस होता है जहाँ पे आपका ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका कंटिन्यूटी। इसमें मेनली जो हम शुरू के 4-5 क्वेश्चन कराए थे वो जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन आएंगे तो जिनको ग्राफ या LHL RHL मेथड से कर सकते हैं। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी दोनों को याद रखिएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें 3 पे भी स्टूडेंट लोग छोड़ सकता है, सोचेगा कि 3 पे तो कंटिन्यूस है, इसीलिए उन्होंने चाल फेंका था, मुर्गा बनाया था ब्रैकेट x देकर। तो ये रहा अपना कंटिन्यूटी। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं तो डिस्कस करेंगे अपना, क्या डिस्कस करेंगे बताओ। तो अगला टॉपिक आपका लिखिए डिफरेंशिबिलिटी। तो देखिए दोस्तों, डिफरेंशिबिलिटी में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिबिलिटी की डेफिनेशन, एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा कब नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिफरेंशिबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिबिलिटी पढ़ना है। फिर थ्योरम्स इन डिफरेंशिबिलिटी या इन इंटरवल पढ़ना है आपको, जैसे आपने कंटिन्यूटी इन इंटरवल पढ़ा था एग्जैक्टली उसी लॉजिक से। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पर फिर क्वेश्चन किया जाएगा, और डिफरेंशिबिलिटी से ही रिलेटेड आपका डिफरेंशिएशन है। तो एक एक करके 1 बाई 1 पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, सबसे पहली जो डिफिनीसन होती है, जैसे कोई y = f(x) एक फंक्शन है और पॉइंट दिया है एट x = a, तो एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे हम लोग RHL कहते हैं ना, उसी तरह से ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो इसको हम लोग नॉर्मली P से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, तो f'(a+), और इसकी वैल्यू होती है दोस्तों लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f(a+h - f(a) होल डिवाइडेड बाई h, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे आपने इसको RHD शॉर्ट में बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, और एक होता है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पे क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग f'(a-), और पहले एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ h है ना वहाँ वहाँ -h कर दीजिए। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a-h - f(a) होल डिवाइडेड बाई -h, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। ये चीज़ तो आपको लिखनी होगी क्योंकि लिमिट का एक्सप्रेशन है ना, लिमिट नहीं रहता तो सोच भी सकते हैं। लिमिट तो आया है तो लिमिट को एग्जिस्टेंस हम तभी मानते हैं दोस्तों जब आपका लिमिट एग्जिस्ट करे, फिक्स और फाइनाइट आए। अब डिफरेंशिबिलिटी का डेफिनेशन होता है कि ये फंक्शन f(x), कोई फंक्शन f(x) x = a पे तभी डिफरेंशिएबल होगा जब RHD LHD दोनों इक्वल आएँ और फिक्स और फाइनाइट आएँ। जैसे हमने इसको P लिखा था ना, आप चाहें तो इसको Q लिख सकते हैं, ये नोटेशन है। ए फंक्शन f(x) इज said to be डिफरेंशिएबल, या डेरिवेबल भी कहते हैं इसको, डिफरेंशिएबल। स्पेलिंग अगर कहीं गलत हो तो आप सही कर लीजिएगा।
at x equal to a if f dash of a plus equal to f dash of a minus equal to a fixed and finite quantity। ए फाइनाइट क्वांटिटी सिंपली लिख देता हूँ, फाइनाइट क्वांटिटी, ऑब्वियसली फिक्स एंड फाइनाइट क्वांटिटी होगा, और ये जब सेम आएंगे तो इसी को कहते हैं ए। ये ध्यान रखना, ए फाइनाइट क्वांटिटी लिखा हूँ, ये नहीं है ये, है ना, सिंपली फाइनाइट क्वांटिटी लिख दीजिए, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकता है। और इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है, तो फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर एक पॉइंट x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि हम x इक्वल टू ए पे ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों को लिखना है, पहले हमने जितना लिखा है इसको आप लिख लीजिएगा। और एक और चीज़ लिखिएगा कि ये जो इन्वॉल्व है h दोनों जगह, ये h इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी इन बोथ केसेस। हियर h इज़ ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी इन both cases clear, h is a very very small positive quantity in both cases। तो ये ध्यान रखिएगा डिफरेंशियबिलिटी। अब आप आगे लिखिए और इसमें हेडिंग होता है, लिखिए आप पहले नेक्स्ट। तो देखो दोस्तों, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है उसको देखने के लिए आप एक डायग्राम पे फोकस करिएगा, 2 मिनट का है बस। तो देखिए ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन। क्लियर? ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे A, यहाँ पॉइंट P बनाया, इधर आप Q बना दीजिए और इधर R बना दीजिए। ये सिमेट्रिकली नेबरहुड है, मतलब ये A प्लस एच देखने में जैसे भी लगे, और इसको थोड़ा और पास लगा सकते हैं इस तरह से R, और दिस इज़ A माइनस एच। आप क्या करिए, इस P और Q को ज्वाइन कर दीजिए। तो इसको P और Q से ज्वाइन किया, P और R से ज्वाइन कर दिया। अगर हम आपसे इनके कोऑर्डिनेट पूछें और ये आपका फंक्शन है, फंक्शन जो गया है ना दोस्तों, ये है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, एक दो चीज़ें हैं। तो आप तीनों के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो ना, जैसे इसको लिख सकते हो a कॉमा एफ ऑफ ए, ये माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच, ये ए प्लस एच कॉमा, इसको लिख ही दिया जाए a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। इसको क्या लिखेंगे, a कॉमा एफ ऑफ ए, और ये क्या है तो a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच, क्योंकि आप सीसा पे ऑर्डिनेट की वैल्यू फंक्शन से आएगी। तो अगर मैं स्लोप ऑफ पी क्यू निकालूँ यहाँ पे, स्लोप ऑफ पी क्यू, तो स्लोप ऑफ पी क्यू हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एच। और स्लोप ऑफ पी आर जो निकालोगे, पी आर, तो ये हो जाए, पी आर लिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे, किसी को भी y2 y1 मान सकते हैं। तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई माइनस एच आएगा। यहाँ बेसिकली a प्लस एच माइनस ए लिख रहे हैं तो ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ a माइनस एच माइनस ए लिख रहे हैं तो ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताइए, अगर h आपका 0 जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, h अगर 0 जा रहा है तो ये क्या होंगे, दोनों आएंगे p की तरफ। तो ये जो मैंने पी क्यू सेकेंड लाइन बनाया है, ये इस तरह से आएगा, और ये भी धीरे धीरे स्लोली आएगा। तो ये अगर दोनों इस टेंजेंट एट पी पे अगर ओवरलैप कर जाते हैं, और ये टेंजेंट का अगर स्लोप फाइनाइट है, तो उसी को कहते हैं फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो ये बेसिकली लिखते हैं कि एज h अप्रोचिंग 0, जो आपका q है वो आपका p की तरफ जाएगा, और r भी आपका p की तरफ जाएगा। एंड इफ़ लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप ये कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ पी क्यू है, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। हम शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं दोस्तों। स्लोप ऑफ पी आर है, अगर ये इक्वल आ रहा है तो इसी को एफ डैश एच कहा जाता है, अगर फिक्स और फाइनाइट आ रहा है तो। ए फिक्स एंड फाइनाइट क्वांटिटी, ये ध्यान रखना, फिक्स्ड एंड फाइनाइट क्वांटिटी, क्लियर। और आप ये लिख सकते हैं कि इफ़ ए फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, किसी पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये होता है। अब ये सब छोड़ो, अगर कोई पूछे कि किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे, तो एक तो एनालिटिकल डेफिनेशन है, और दूसरा अगर ग्राफ में जाएं और अगर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और उस टेंजेंट का स्लोप फाइनाइट अगर है,
तो वो कहा जाता है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। स्लोप का फाइनाइट होना ज़रूरी है, केवल टेंजेंट ड्रॉ करना नेसेसरी कंडीशन नहीं है, तो उसी को कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और दूसरी चीज़ दोस्तों इसमें ये कहते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इज इफ़ ए फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी तो लिख चुके हैं, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, देन ए यूनिक टेंजेंट ऑफ finite slope can be drawn at x equal to p, at p लिखा जाए, p ब्रैकेट में a कॉमा f ऑफ a, ये जो हमने कोऑर्डिनेट लिखा था, और f डैश a रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो ये लॉजिक आप लगा सकते हो। क्लियर? तो कैसे बताया इसको? तो पहले P माना, फिर Q माना, फिर R माना, दोनों को एक सेकंड लाइन से ज्वाइन कर दिए। अब हम कह रहे थे कि जैसे जैसे H को 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, ये Q P की तरफ, R P की तरफ जाएगा। अब मान लीजिए लिमिट H टेंडिंग टू 0 करने से ये दोनों इक्वल और फाइनाइट आ जाते हैं, तो उस समय और कहा जाएगा कि फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है और उसी की वैल्यू f डैश होती है। तो डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डिफरेंशिएबिलिटी ये रिप्रेजेंट करता है कि एक आप टेंजेंट, एक यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप उस पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं, और एफ डैश ए रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P। तो ये होता है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक दो चीज़ें लिखेंगे, जैसे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस कन्फर्म होगा, और फिर इससे रिलेटेड फिर आगे चीज़ें मूव किया जाएगा। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों, एक साथ मैंने कई सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, पहले मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट, इन सब के प्रूफ भी होते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इन सब के प्रूफ हमने ऑलरेडी करा रखे हैं। अभी हमारे पास थोड़ा वक्त कम है दोस्तों, हम चाहते हैं कि आज डिफ्रेंशिएशन तक आपका कंप्लीट कर दें, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ट्रिगो भी आपका 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बहुत लोगों को रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत स्टूडेंट की, बहुत सारे बच्चे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ITF पढ़ा दीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिगो को एक बार करा दीजिए, क्योंकि पूरा का सिलेबस कवर हो जाएगा उतने करने से। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इनका प्रूफ चाहिए तो आप JEE मेन जो 12th फाउंडेशन की हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी का हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर ये नहीं कि आप यहाँ पे पढ़ भी लिए और माइंड में कन्फ्यूजन भी हो गया है ना। प्रूफ मैं करा सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा और फालतू का क्लास लंबी हो जाएगी। तो देखिए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो कन्फर्म कंटिन्यूस होगा। उसी को कंक्लूड करते हुए कि बेसिकली इसका जब प्रूफ करते हैं तो उसी में ये 2 पॉइंट आ जाते हैं कि अगर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव P है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव Q है, जहाँ पे P और Q फाइनाइट है, तो P और Q अगर सेम हो गए तो कहेंगे कि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल आ गया, और फंक्शन डिफरेंशिएबल की वजह से आपका कॉन्टीन्यूस भी हो जाएगा। लेकिन अगर P और Q अनइक्वल हो गए तो क्या कहेंगे, फंक्शन अपना नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। लेकिन इसके बावजूद आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस होता है। एक्चुअली इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए देन इट इज़ कॉन्टीन्यूस। इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता, मतलब फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस है तो क्या कन्फर्म डिफरेंशिएबल होगा, तो कहेंगे कि नहीं। हाँ, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पार्ट जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोगों ने पढ़ा है कि वो सेम हो जाएगा, मतलब फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो पक्का डिफरेंशिएबल हो, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये हमने लिखा है। अब अगला पॉइंट ये है कि दोस्तों कि कोई अगर फंक्शन y इक्वल टू f(x) है और वो नॉट डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो उसकी 3 वजह हो सकती है। एकदम गांठ बांध के याद रखिएगा दिमाग में, 3 वजह। एक होती है कि फंक्शन आपका टूट जाए, बेचारा बिखर जाए, दिल उसका टूट जाए, मतलब डिसकंटिन्यूस हो जाए। दूसरा, y इक्वल टू वाई एक्सिस के ग्राफ क्या हो जाए, वर्टिकल आ जाए, जैसे क्यूब रूट ऑफ फंक्शन y इक्वल टू x⁻1/3 के केस में देखते हैं। और तीसरा होता है कि ग्राफ अपना फंक्शन का उसके पास मॉडुलस टाइप का शार्प टर्न हो या कॉर्नर टाइप का हो, तो उस समय फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो 3 ये वजह होती है। फोर्थ हो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम बताएंगे कहाँ से, इन्हीं में से 3 में से हो गया। तो डिसकंटिन्यूटी या पैरेलल टू वाई एक्सिस, जिसमें वर्टिकल टेंजेंट वाला केस पढ़ते हैं। वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप नॉट डिफाइन होता है, हमने बोला था कि टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप, इस वजह से आपका ये पॉइंट काउंट होता है। और फंक्शन आपका शार्प टर्न या शार्प कॉर्नर होता है एट x इक्वल टू ए पे। तो ये सारे पॉइंट्स आप इत्मीनान से लिख लीजिए।
है ना। और इसके बाद हम आपको एक एक करके इन तीनों को एक्सप्लेन कर देते हैं क्या हम कह रहे हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के 3 वजह बताया था। एक, आपका फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई फंक्शन है, ऐसे हमने बना दिया है ना, तो यहाँ पे एक वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगा आपका LSD, मतलब जो हमने ऐसे अप्रोचिंग 0 पे दोनों पॉइंट लिखा था, तो एक वर्टिकली आएगा ना, तो यहाँ पे आपका मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। दूसरा मैं बता रहा था कि वर्टिकल टेंजेंट हो, मतलब इस तरह का हो, y = x⁻⁴ इसका LSD निकालोगे और HD निकालोगे, दोनों इन्फानाइट आ जाता है। और तीसरा, शार्प टर्न का मतलब होता है जहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेंज होता है। एग्जाम्पल से समझाएंगे तो वो बेटर रहेगा। और एक होता है कॉर्नर, इस तरह का हो जाए, स्लोप अलग अलग है, तो यहाँ पे भी नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब होता है स्मूथनेस, है ना। अगर फंक्शन इस तरह से भी आप डील कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका वर्टिकल टेंजेंट की वजह से इसका स्लोप क्या है, नॉट डिफाइन आ गया। यहाँ पे क्या है कि अलग अलग स्लोप का टेंजेंट आएगा x = a पे। यहाँ पे क्या है कि शार्प, ये कहते हैं दोस्तों शार्प टर्न, जहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर सेम होता है, सॉरी अलग अलग होता है। जैसे इधर क्या है, डिक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है, और इसको कहते हैं शार्प कॉर्नर। कॉर्नर और टर्न में यही अंतर है कि टर्न में हमें यू टर्न मारना पड़ता है, जैसे गए और टर्न मारना है मतलब पीछे हो जाएंगे, लेकिन कॉर्नर पे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में घूम सकते हैं, राइट साइड में घूम सकते हैं, है ना। इधर चला कि उधर चलाए वाला ही हाल हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर। तो ये हमने आपको बता दिया। अब आप हेडिंग लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। ये मैं बता ही देता हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि पहला होता है कि इफ़ f(x) इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b, then it is differentiable in open interval a to b, या ऐसे लिखा जाए, if f(x) is differentiable in open interval a to b, if f is differentiable at each and every point, belongs to open interval a to b। ये ध्यान रखना है ना, कंटिन्यूटी की तरह ही है, आप कह सकते हो। दूसरा है कि f(x) is said to be differentiable in closed interval a to b। तो इसमें 3 केस आ जाएंगे दोस्तों। पहले केस आएगा कि f is differentiable in open interval a to b, और दूसरा है कि फॉर द पॉइंट x = a, फॉर द पॉइंट x = a एंड x = b, आप कह सकते हो f' a+ एंड f'(b-), आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब यहाँ पे RHD और LSD चेक कर रहे हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव a पॉइंट पे और b पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये है डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल। ये आप कह सकते हो कि जैसे आपने कंटिन्यूटी में बताया है, एग्जैक्टली उसी का कॉपी आपने डिफरेंशिएबिलिटी में मारा है, बस वहाँ राइट कॉन्टिन्यूस और लेफ्ट कॉन्टिन्यूस आपने बताया था। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ए पे फंक्शन राइट डिफरेंशिएबल होना चाहिए और बी पे लेफ्ट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमने आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के ये 3 वजह हैं उसमें बता दिए, ये दोनों सेम ही हैं। और दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल बता दिया। अब यहाँ पे भी दोस्तों हम लिखवा नहीं रहे हैं, सुन लीजिए। अगर f(x) आपका डिफरेंशिएबल है, g(x) डिफरेंशिएबल है, तो f(x + gx), f(x × gx), f(x/gx) और f(x - gx), f(x/gx) में g(a) नॉट डिफरेंस, अगर g(a) की वैल्यू नॉन जीरो है तो फंक्शन पूरा डिफरेंशिएबल आ जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ आपने कंटिन्यूटी लिखा था ना पिछले सेक्शन में, आप वहाँ डिफरेंशिएबिलिटी कर सकते हैं। अगर एक फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है तो सम और डिफरेंस पक्का नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन प्रोडक्ट और कोसेंट के बारे में नो कमेंट्स। अगर दोनों नॉट डिफरेंशिएबल है तो सम, प्रोडक्ट, कोसेंट किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर।
तो ये रहा आपका डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट, वो आप ज़रूर लिख लीजिएगा, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन किया जाएगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया जाएगा। इसमें बार बार लिखा रहेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये ऑब्वियस होगा दोस्तों कि उस पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूस भी बनाना होगा, तभी पैरामीटर निकाला जाएगा। तो आप लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट द फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, 0 से 3 है, और ये है 3 से 5 के लिए mx प्लस 2 इज़ डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन है तो दोस्तों क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस भी कन्फर्म होगा उस पॉइंट पे। और किस पॉइंट पे चेक करोगे, तो 3 पे, क्योंकि 3 के अलावा ऑल पॉलिनोमियल्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन आर कॉन्टीन्यूअस इन देयर डोमेन और डिफरेंशिएबल, ये तो ऑलरेडी लिखवा दिए हैं। तो कह सकते हो कि 3 से 5 में ये कॉन्टीन्यूअस, ये भी कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 3 लिखते हैं, एट x इक्वल टू 3। तो उसका एक शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट आप एक जगह नहीं लगा सकते, जो 1/x टाइप के फंक्शन होते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो k/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, इसकी जो वैल्यू है x प्लस 1 लिखेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। एट x इक्वल टू 3, यहाँ से जो वैल्यू आएगी डिफरेंशिएट करने पे m एट x इक्वल टू 3, तो ये आप वैल्यू निकालोगे तो k/4 आ जाएगा, और इधर आपका m, तो k की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगी, 4 टाइम्स m के, इक्वेशन नंबर 1। और कंटिन्यूटी भी हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो ये 5 है, आप कह सकते हो कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, तो 3 पे डायरेक्टली लिमिट निकाल लिया जाए, तो लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आएगा 2k, और राइट हैंड लिमिट 3k 3m प्लस 2, यहाँ पे रखेंगे तो ये 8m हो जाएगा आपका। तो 8m इक्वल टू 3m प्लस 2। तो आप ध्यान से देखो तो m की वैल्यूज़ आ गई 2/5, और k कितना है 4 टाइम्स, तो 8/5। ये k प्लस m पूछ रहा है, तो k प्लस m की वैल्यू हो जाएगी 10/5, और 10/5 नथिंग इज़, ये कितना आता है 2 के इक्वल। अच्छा, ये इसीलिए 50 आपका आंसर है सी ऑप्शन दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं, आप चाहो तो कर सकते हो बार बार, इसमें भी इफेक्टिवली पाओगे कि लेफ्ट हैंड। अब क्या करना है, ये जो मैं किया हूँ ना, इसमें कई लोगों को डाउट होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 3 पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और यहाँ का 3 पे राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम होगा, तो ये यहीं आ जाता है। और फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कन्फर्म होता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे मैक्सिमम या मिनिमम टाइप के। तो इसमें क्या होता है, एक ही एक्सिस पे y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाएंगे, और जो लोअर पोर्शन होगा मिनिमम केस में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये चीज़ मैक्सिमम कहेगा तो जो अपर पोर्शन होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पहले इसका ग्राफ बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया है शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में, इसको क्या करेंगे, मॉड x के ग्राफ को 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से बना दिया हमने, देखते जाना, ये 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया। इसमें क्या करते हैं, 1 यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा, क्लियर। और ये 1 एक और है ना, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से निकलेगा। अब इसमें मिनिमम कौन है, तो मिनिमम मतलब लोअर सेक्शन, तो ये आपका ग्राफ आएगा, ये है ना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मिनिमम मिनिमम कर रहा है तो नीचे नीचे रह गए, ये है आपका, ध्यान देना इस तरह से, ये आपका मिनिमम वाला पार्ट है, क्लियर। तो डाउटफुल पॉइंट डिफरेंशियबिलिटी के लिए कितने आ रहे हैं, 1 2, ये 3 4 और ये 5। और कह सकते हो कि सर इसका ये लाइन का ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड दिस इज y इक्वल टू 1, स्लोप अलग अलग है, नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ तो कंफर्म आपने लिखवा ही दिया था शार्प टर्न, यहाँ पे भी वही हाल है, सिमिलर लॉजिक से यहाँ पे भी और सिमिलर। तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 और 5, तो आंसर इज 5, क्लियर। अगर ये मैक्सिमम कह रहा होता तो क्या करते, ये ऊपर ऊपर ही निकल जाते, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आता। ऐसे आ सकता है कि एक f(x) दिया हो जिसमें मिनिमम लिखा है, एक g(x) दिया है जिसमें मैक्सिमम लिखा है, दोनों का नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलेट करवा रहा हो,
और उस डेटा को कहीं दूसरी जगह यूज़ करें। जैसे m और n हैं तो m+n निकालो, m-n निकालो, इस तरह के क्वेश्चन जेई एडवांस में या जेई मेन में बनाए जा सकते हैं। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। बस इसको ध्यान रखिएगा कि ग्राफ कैसे बनाया मैंने, है ना, तीनों। इसीलिए मैंने शिफ्टिंग ऑफ्टिंग बताई है और बड़ी मेहनत की थी फंक्शन में, ताकि इस तरह के ग्राफ में आप इंजॉय कर सको। तो जब जेई मेन के बाद आप लोग आओगे ना दोस्तों, तो इसी तरह के हमको खारे जितने होते हैं ना सब निपटा देंगे, है ना, एक ही दिन के महामैराथन में, सुबह से शाम तक यहीं करेंगे हम लोग। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये सारी चीज़ें हमने बता दिया। ग्राफ बना के देख ही रहे हो कितना आसान हो गया। ग्राफ बनाया, ठट 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 और काउंट कर लिया, कितने आए, 5 आंसर। तो इसका आंसर है न्यूमेरिकल टाइप में आ सकता है, आंसर इज़ 5। तो देखिए ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड था। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 1/x x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0। आपको m की वैल्यू बतानी है। फंक्शन एक पहला पार्ट है कॉन्टीन्यूस है 0 पे, दूसरा पार्ट है फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है, और तीसरा पार्ट है फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसको करते कैसे हैं ये चीज़ देखिए। जैसे पहला पार्ट अगर आपको सॉल्व करना है, और इसी तरह के क्वेश्चन में वो डिफरेंशियबिलिटी का जो शॉर्टकट है वो नहीं लगाते, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये ट्रेडिशन रखते हैं कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो देखिएगा वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले इसको करते हैं। तो सिंस पहले पार्ट में क्या दे रखा है कि f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 0, कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या लिखोगे, 0 f ऑफ x। तो यहाँ पे अगर बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या लिखोगे, x की पावर m इंटू साइन ऑफ 1/x इक्वल टू f ऑफ 0 की वैल्यू तो दे रखी है। तो देखिए ये ऑसिलेटरी नंबर है -1 से 1, तो m मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर m की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये ऑसिलेटरी आ जाएगा, m की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे तो 1/x आएगा और इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट कर देगा। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर। दूसरा कि अगर f'0 की बात करें, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालें, तो ये पढ़े थे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h, तो h टू दी पावर m साइन ऑफ 1/h माइनस 0 होल अपॉन h। तो ये एग्जिस्ट कराने के लिए आप ध्यान से देखो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की पावर क्या है -1 इंटू साइन ऑफ 1/h। तो आप कह सकते हो कि इसको एग्जिस्ट कराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अब इसको क्या कर दिया जाए, आपका पॉजिटिव कर दिया जाए। क्लियर। तो ये रहा इसका आंसर, लिखेंगे m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, जो पहला पार्ट है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। अब आपका ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या होगा आप लोग बताओ। तो आप कहोगे कि m बिलोंग्स टू, ये होना चाहिए मतलब 0 से तो है लेकिन 1 या 1 से लेस हो जाए तो काम बन जाएगा। क्लियर। तो 0 यहाँ पे 1 पे क्लोज है दोस्तों, क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली जब ग्रेटर देन 1 किया है तब डिफरेंशिएबल आया है। तो आप कह सकते हो कि 1 या 1 से लेस के लिए फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये वैसे हमने बड़ी आसानी से बता दिया है। वैसे ये क्वेश्चन आपका IIT JEE 2018 में भी आया है और JEE मेन में भी मैं देख रहा था कि दो बार पूछा गया है ये। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये आपको तीनों पार्ट याद हैं तो m की वैल्यू देता है और क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक बार m की वैल्यू 1 दिया था तो सीधे सी बात है भाई, कॉन्टीन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर m की वैल्यू 2 दे दे तो कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जाएगा। इस तरह से आपसे कैलकुलेशन करवा सकता है। तो ये हमने बता दिया, कंटिन्यूटी के लिए लिमिट का और वैल्यू का एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। वैल्यू ऑलरेडी 0 थी तो लिमिट को 0 दिखाने के लिए m की वैल्यू पॉजिटिव कर दिया। और दूसरा कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f'0 की डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से लिखें और इसको एग्जिस्ट करा दिए। एक ही ऑप्शन है कि इसको 0 दिखाएं, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो इसको दिखाने के लिए m-1 की वैल्यू 0 कर दिए, m-1 ग्रेटर देन 0 किए तो m ग्रेटर देन 1 आ गया। तो इसका आंसर लिखे थे m ग्रेटर देन 0, इसका आंसर m ग्रेटर देन 1, और ये होना चाहिए तो m ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मतलब 1 या 1 से लेस। तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए और उससे अपना कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब आप हेडिंग लिखिए अगला पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, f ऑफ x इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 2। 0 पे ओपन इंटरवल है और 2 पे क्या है, क्लोज्ड है, और यहाँ 2 से 3 में 2x - 2 लिखा है।
अब आपको ये बताना है कि वेयर ग्रेटेस्ट ब्रैकेट डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फाइंड द पॉइंट वेयर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी शुड बी चेक्ड। वो कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने की ज़रूरत है। और दूसरा है डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द एफ ऑफ एक्स इज़ 0 से 3। तो इसको क्या करते हैं ना, पहले हम लोग ओपन करके लिख लेते हैं। क्लियर, देखते जाइएगा कैसे। ये 0 से 1, 1 से 2, तो 0 से 1 में वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो ये आप लिख दोगे। और 1 से 2 में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये 1 से हमने क्या किया 2 कर दिया। और एग्जैक्ट 2 पे कितना है, तो ये 1 से 2 करिए। और x इक्वल टू 2 के लिए आपकी वैल्यू कितनी है, ये यहाँ से आएगी 2। और यहाँ पे भी देखो ध्यान से, 2 से अगर आप 3 के बारे में बात करते हैं तो दिस इज़ 2x माइनस 3, इंटरवल है 2 से 3। तो एक तो इसका ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखो ध्यान से देखिएगा। तो ये फंक्शन है 0 से 2 के लिए, तो 0 से 2 में क्या बना रहे हैं, सॉरी 0 से 1 में 0, तो 0 और 1 पे ओपन है, तो ये हमने 0 बना दिया 0 से 1 के बीच में। 1 से 2 के बीच में क्या कर रहे हैं, तो 1 बना रहे हैं, और 1 पे डॉट है, तो यहाँ पे ऐसे कर दिए। एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू कितनी है 2, तो एक स्टेप और ऊपर चले गए। और 2 से 3 में ध्यान से देखो, ये 2x माइनस 2 है दोस्तों, तो ये 2 पे वैल्यू क्या है 2 2 जा 4 माइनस 2 2, और इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो ये कुछ ऐसे बनाएंगे। और 3 पे ओपन इंटरवल लगा है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये 3, और 3 जब रखोगे तो 3 2 जा 6 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 पे वैल्यू, तो 3 पे आप कह सकते हैं कि 3 2 जा 6 माइनस 2 4 आएगी वैल्यू। क्लियर, ये वैल्यू कितनी थी अगर इसको देखा जाए तो ये 2 था, ये 1 था, ये 0 था। और ये थोड़ा सा डार्क करिएगा, अदरवाइज लगेगा कि एक्स एक्सिस ही है ना। एकदम आराम से बनाना। ये ग्राफ है, ग्राफ जो बनाए थे ना ये इसीलिए बनाए थे कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे आसानी से। और मुझे उम्मीद है आप ग्राफ वाली क्लास अच्छे से किए हैं, अगर नहीं की हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब क्या है कि क्या पूछ रहा है ये, कहाँ कहाँ आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, तो भाई डाउटफुल पॉइंट पे चेक करेंगे। और कौन सा डाउटफुल पॉइंट है, ओपन इंटरवल 0 से 3 में। तो आप लिखोगे पहले पार्ट का आंसर है x इक्वल टू 1 एंड 2। और 1 और 2 पे देखो, 1 पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, और 2 पे भी क्या है भाई साहब डिसकंटिन्यूअस हो गए। तो आप कह सकते हो कि आप इसके बारे में लिख सकते हो कि f ऑफ f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 and 2 and not differentiable obviously at x equal to 1 and 2। discontinuous and non differentiable एक साथ लिख सकते हैं। और find the point at which continuity and differentiability should be checked in open interval 0 से 3 is 1 to 2। अब इसके आगे कुछ दिया नहीं है, इसके पीछे कुछ दिया नहीं है, तो बस हम 0 से 3 हमारा फोकस है। एक बार फिर से बता दूँ, ये सारे ग्राफ ओपन किया, ब्रैकेट को बताया था ना, विवेक सर को टहला रहे थे आप लोग नंबर लाइन पे, उस याद आ गया। तो उसी हिसाब से 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, 1 से 2 में 1, एग्जैक्ट 2, ये थोड़ा अलर्ट रहना, कहीं तो इसी में 2 को भी लपेट लेते हैं, है ना। 2 को मैंने अलग रखा है, आप चाहें तो इसके साथ शामिल कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू सेम है। तो 2 पे डिसकंटिन्यूअस, 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस एक मेन वजह होती है नॉन डिफरेंशियबिलिटी का, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एवरीथिंग इज़ डन। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कराया था शॉर्टकट, वो शॉर्टकट इस तरह के क्वेश्चन में आप नहीं अप्लाई कर सकते कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके और डायरेक्टली LHL RHL SD RHD निकालें। तो ये मैंने लिखा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसके डेरिवेटिव कंटिन्यूअस की A पॉइंट पे कोई ज़रूरत नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, जैसे m हमने जब लिखा था तो m की वैल्यू 1 से ग्रेटर आई थी फॉर डिफरेंशियबिलिटी, तो ये तो कह ही सकते हो कि 0 पे डिफरेंशिएबल आएगा। लेकिन अब डेरिवेटिव की बात करें तो f डैश x निकालोगे आप, तो f डैश x अगर नॉन जीरो की बात करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और ये आ जाएगा साइन ऑफ 1/x। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों तो ये आ जाता है कॉस माइनस, एक बार चेक कर लीजिएगा चेन रूल लगा के, ये डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, ये आ जाता है। और 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 0। लेकिन जब हम लोग लिमिट निकालने जाएंगे 0 वैल्यू तो निकालोगे f डैश की, आप इसको ना कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक p फंक्शन बना देना, p ऑफ x। p ऑफ 0 क्या है 0, लेकिन p ऑफ लिमिट निकालोगे 0 पे ना, तो इस वजह ये ऑसिलेटरी नंबर के कारण ये x है दोस्तों, ये ऑसिलेटरी नंबर के कारण क्या आ जाएगा, आप कह सकते हो कि हियर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस p ऑफ x एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस p ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब f डैश x इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस,
एट x इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। हाँ, अगर 1/x टाइप के फंक्शन नहीं है, 99% केसेज में जो जेईई मेन के पेपर आते हैं उसमें हम लोग लॉजिक यही लगाते हैं कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और LHD RHD डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं। मतलब वहाँ पे कंसेप्ट उन सब क्वेश्चंस में करने के पीछे ये होता है कि अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ए पॉइंट पे, तो उसका डेरिवेटिव ए पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। दैट इज़ द लॉजिक दोस्तों। ये लॉजिक के पीछे हम लोग वो क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग शिकार हो जाएंगे। तो वो ध्यान रखिएगा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। यही सब चीज़ें हैं जो डिफरेंशिबिलिटी में अगर आप जान जाते हैं तो इन्जॉय करते हैं, और नहीं जानते हैं तो फिर ये सोचते हैं स्टूडेंट कि यार ये कहाँ से आ गया, सी एंड डी आते का मतलब सी इधर डी इधर हो जाता है ना। तो वो चीज़ नहीं करना है हम लोगों को, इसको इत्मीनान से करना है। तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट। अब आप लिखिए अगला पॉइंट। देखो दोस्तों, अगला पॉइंट बताना है, उसके पहले मुझे एक क्वेश्चन कराना होगा और आपको भी पेशेंस से ही क्वेश्चन को करना होगा। अगर कहा जाए कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, तो आप इसको चेक करेंगे तो ये आएगा नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। इसको भी आप थोड़ा मेहनत करके चेक करेंगे। कैसे मेहनत करेंगे, तो पॉजिटिव से मॉड को ब्रेक करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ नेगेटिव से करेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक जगह डेरिवेटिव 1 एक जगह -1 आएगा। ये भी लिख देंगे आप नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, नॉट डिफरेंशिएबल। ये आप लिख लेना x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 के लिए, और ये जो वैल्यू लिखे हैं x की वैल्यू लेस दैन 0 के लिए। ये भी अगर आप चेक करोगे तो नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। क्लियर। लेकिन ये भाई साहब अपने डिफरेंशिएबल आ जाते हैं, दिस इज डिफरेंशिएबल। अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे, ये सरप्राइजिंग रिजल्ट कैसे होता है। तो उसका एक रिजल्ट होता है दोस्तों, ये नोट करके याद रखिएगा कि इफ़ मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है g ऑफ x और जिसकी वैल्यू है मॉडुलस ऑफ f ऑफ x, और ये है इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फ़ा, एंड बाई चांस अगर f ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, देन आप क्या कर सकते हैं, f ऑफ अल्फ़ा 0 होने का मतलब x माइनस अल्फ़ा इज ए फैक्टर बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो एक नया फंक्शन डिफाइन अगर करें h ऑफ x, जिसको लिखते हैं यहाँ x माइनस अल्फ़ा मिनिमम एक फैक्टर और f ऑफ x, तो ये आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फ़ा। वही लॉजिक यहाँ पे हुआ। मॉड x आपका पहले से क्या था, नॉट डिफरेंशिएबल था, ध्यान से सुनिएगा। और मॉड x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, तो x इक्वल टू 0 पे। तो x माइनस 0 अगर फैक्टर इसमें लगा दें तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ तो कुछ नहीं लगाया तो नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ कुछ और ही लगा डाला तो नॉट डिफरेंशिएबल, और यहाँ पे डिफरेंशिएबल। तो दैट इज़ द पॉइंट। जैसे अगर आप इसको चेक करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल बताते हैं, f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln x को एट x इक्वल टू 1, ये आप लोग करिएगा तो आंसर होगा नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन ln 1 0 होता है ना, तो एक हम दूसरा फंक्शन दे दें x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ ln ऑफ x एट x इक्वल टू 1 चेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंशिएबल। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये आंसर मैं लिख रहा हूँ और इस पॉइंट को याद रखना है। जेईई एडवांस के लिए तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार पूछ लेते हैं, कोई श्योरिटी नहीं है। क्लियर। तो ये आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब इसके बेसिस पे करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, और फिर अगला लास्ट सेक्शन करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा था, कंसेप्ट बताया, उसको यहाँ पे बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए कि ये फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये क्या लिखा है, तो ये x+1 है इंटू एक्स माइनस 1, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। और ये तो बस बुद्धू बनाया गया है, आप कह सकते हो कि भैया cos x ही है, क्योंकि प्लस से खोलो माइनस से खोलो ये हमेशा डिफरेंशिएबल ही आएगा, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। अब देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x माइनस 1 का ऑलरेडी एक काउंटर पार्ट है, तो ये डिफरेंशिएबल आ जाएगा एट x इक्वल टू 1 पे। लेकिन इसका काउंटर पार्ट तो इधर है नहीं, तो ये कहेंगे कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, क्या लिखोगे, 2।
ये x इक्वल टू 2 पे अपना नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, ये x-1 और x-2 पे भाई साहब प्रॉब्लम कर रहे थे 1 और 2 पे, तो x-1 को बाहर तो लगा डाला आपने, लेकिन x-2 को लगाया नहीं, तो x इक्वल टू 2 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। और ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल है। जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, एक नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो मैंने रिजल्ट दिखाया था इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप क्या कह सकते हैं, 2 पे ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, तो आंसर इज़ लास्ट ऑप्शन। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए अदरवाइज आपको अगर चेक करना पड़ जाए ना 0, 1, -1, तो पता नहीं सुबह से शाम तक हो जाएगा, आप क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। तो इस लॉजिक को आप ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीम एंड जिया, है ना, आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग लास्ट सेक्शन करते हैं जहाँ पे फंक्शन को डिटरमाइन करेंगे और उसका मैं स्टेप्स बता दूंगा। 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपका दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 प्रॉब्लम करते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन विच इज़ डिफरेंशिएबल एंड सेटिस्फाई द गिवन फंक्शनल रूल। तो इसमें क्या होता है, अगर f(x) आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और इस तरह की मैं एग्जांपल से बताता हूँ, 3 क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जेई 2018 में आया हुआ है, और जेई मेन में तो खास उतना नहीं पूछता है, लेकिन आईटी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी में यही बता देता हूँ। और इस तरह के क्वेश्चंस का एक पार्शियल डिफरेंशिएशन भी होता है मेथड, जिसको मैं आपको जेई मेन के बाद जब एडवांस की क्लासेस कराऊंगा तो उस समय बता दूंगा। तो अभी जितना जाता है उतने बेसिस पे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं ना कि पहले फर्स्ट प्रिंसिपल लिखते हैं, जो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल है। वैसे डिफरेंशिएशन हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सिंस वी नो दैट f' की वैल्यू होती है दोस्तों लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x) होल डिवाइडेड बाई h। और f(x - y) को जैसे आप इसको लिखे हो, तो उस लॉजिक से आप इसको लिख सकते हैं। फंक्शनल रूल अप्लाई करना होता है इस स्टेप पे। तो f(x + h अपॉन x होल डिवाइडेड बाई h। तो आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको लिख सकते हैं आप f1 + h/x होल डिवाइडेड बाई h। तो ये डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, हमें f1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या करते हैं, x = y = 1 रख देते हैं ताकि हमें f1 मिले। x = y = 1, तो हम लोगों को मिल जाएगा f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -f(0), क्योंकि f(1), क्योंकि f1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0। अगर मैं इसको x कर दूं और यहाँ पे × x कर दूं, ध्यान देना ये मल्टीप्लाइड बाई 1/x, तो आप कह सकते हो ना कि ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल का f'1 है। तो दिस इज f'1 अपॉन x, और f'1 की वैल्यू आपको दी हुई है 1/x। देखिए मैंने क्या किया, फिर से बताता हूँ दोस्तों, एकदम इत्मीनान से देखिए। फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा, स्टेप 1 आपने फर्स्ट प्रिंसिपल तो लिख लिया ना, हाँ। तो f(x - f(y) को f(x/y) जैसे लिख रहे हो, वैसे ही x + h - f(x) को x + h/x तो लिख सकते हो ना, तो लिख दिया। फिर मैं इसके पहले लिखा था एक स्टेप, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने ये लिखा था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 + h/x)। आप लोगों को दिक्कत है ना कि आप आराम से नहीं करते हो ना, इसीलिए एक दिक्कत हो जाती है। तो ये क्या है, 0, तो f1 डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो f1 की वैल्यू पता चल रही है 0 आ रही है, तो उससे ये 0/0, तो इसको डेरिवेटिव से रिलेट करके इसको 1/x कर दिया हूँ। तो आपका f' आया है, तो f(x) कितना हो जाएगा, ln(x), और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे c। तो वो c कैसे निकालेंगे, चूँकि f1 की वैल्यू 0 है, तो सिंस f(1 = 0), तो इसमें पुट कर दो, तो ये c = 0 आ जाएगा। तो आपका f(x) मिल जाएगा फाइनली ln(x). और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ln(x) ही है जो x > 0 के लिए डिफाइंड है और इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसका जो डेरिवेटिव है 1/x, उसकी 1 पे वैल्यू कितनी आती है, तो 1 आती है। ये चीज़ थक रहे हैं ना आप लोग, रुकना नहीं है, फोड़ना है, चाहे कुछ भी हो, तबाही मचानी है ना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बस फास्ट एंड कंसिस्टेंट इज़ द बेस्ट। आपको फास्ट रेसर नहीं, फास्ट रेसर बनना है, और विनर लास्ट में डिसाइड होते हैं। रेस के लास्ट में जो जीता वहीं सिकंदर। तो दोस्तों थकना नहीं है। हमने 12 दिन की मेहनत, 13 दिन की मेहनत से जेई मेन में जो हमारी रैंक आने वाली थी 6000 7000, उसको लेकर हम चले गए थे, एक डिजिट गायब करके 661 पे। वो मेहनत से लाए थे दोस्तों, खूब इंस्पायरिंग स्टोरी है, कभी शेयर करेंगे। लेकिन
वो हम क्या किए थे कि अब हमें यही लगता था कि भैया आर या पार वाली लड़ाई लड़ो, एकदम सारा चीज़ माइंड को पूरा कंसंट्रेट करके अटैक कर दिए। तो उसका फ़ायदा ये मिला कि हमारी जेई मेन में एक 661 जो AIEEE के नाम से आता था, और स्टेट रैंक थी 64, यूपी के थे तो 64 थी, किसी अदर स्टेट के रहते तो और लोअर ही आती। और दूसरा कि UPTU में तो फोड़-फाड़ ही दिए थे, 5वीं रैंक आई थी। लेकिन कैसे आई थी, जब इंस्पायर्ड थे तब और मेहनत किए थे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर दो, आप हमसे अच्छा रैंक लाओ। और जेई में तो हमारी 2, 4, 5, 6 रैंक थी, तभी तो IIT BHU में पढ़े। अगर 2, 4 रैंक रहती तो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे में पढ़े होते। लेकिन मैं नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे, प्रॉमिस करिए। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अभी तक हमारे चैनल को सब लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों। अब लिखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन भी लिख रखा है। f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग द गिवन रिलेशन। ये एक लिमिट की वैल्यू दी है और कह रहा है कि f की वैल्यू निकालो। डिफरेंशिएबल दिख गया, डेरिवेटिव का अप्लीकेशन करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि इसका एक पार्शियल डेरिवेटिव ही ऑप्शन होता है, जिसको हम जानबूझ के नहीं बता रहे हैं। उसको हम बताएंगे जेई मेन के बाद। वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, बिना उसके भी कर लेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये है, जो स्टूडेंट जानते हैं वो आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं उस मेथड से। तो f डैश x की वैल्यू है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसमें गलती मत करिएगा। स्टेप 1 होता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ही लिखना है। स्टेप 2 होता है कि ये डेटा को यूज़ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। आप कह सकते हो कि सर ये आप रख दीजिए, तो f ऑफ x प्लस एफ ऑफ एच, वाई की जगह एच कर देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। तो इसमें कई भाई साहब लोग कैंसिल हो गए। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक एच कैंसिल हो जा रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा और लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब क्या क्या बचेगा भैया, तो यहाँ पे कहोगे कि एक एफ ऑफ एच बाई एच बचेगा और प्लस एक एच कैंसिल होकर एक्स एच बच जाएगा। तो ये वैल्यू तो हमें दी हुई है ना, ध्यान से देखो 1 है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये तो भाई साहब एच के चक्कर में गायब हो जाएंगे। तो एफ एक्स ये है, तो आप कह सकते हो कि एफ डैश एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो एफ ऑफ एक्स इज़, ये लिखोगे एक्स स्क्वायर का x³ 3 और 1 का x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन अब हमें c निकालना है दोस्तों। तो इसमें क्या करते हैं कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो f0 की वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स f0, मतलब f0 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, f0 इज़ 0। तो f0 0 है, तो इसका मतलब c भी 0 आ जाएगा। तो सिंस f ऑफ 0 इक्वल टू 0 कैसे लाया पता चला, उड़ गया। तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 0, बताता हूँ एक बार और। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x की वैल्यू, ये लाइन नहीं है, इस तरह से है, ये आ गया x³ 3 प्लस x के इक्वल। बताता हूँ, देखो यहाँ तक पहुँच गए थे, ये भी एडजस्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेट भी कर डाला। अब ये c कैसे निकाले भाई साहब को, तो c इक्वेशन से निकालते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन दी रहेगी। जेई 2011 में क्वेश्चन आया था, उसमें c नहीं निकलता है, तो c को ऐसे सच रखेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ऑप्शन पे। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने x इक्वल टू वाई, जब हर रियल नंबर के लिए ट्रू है भाई, तो सबके लिए ट्रू होगा ना। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 रखती है, उससे f0 की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो यहाँ से f0 0 रखा था, c की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो उसको पुट कर दिया और आंसर आ गया, और हम खुश भी हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब इसी बात पे लिखिए अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट है। और दोस्तों एक चीज़ और, डिफरेंशिएशन आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लासेस रिकॉर्ड किए, तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसकी क्लास में। तो उसकी क्लास में टाइम लगने के कारण है ना, हम एनर्जेटिक मोड में डिफरेंशिएशन को पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगले जो भी क्लास है उसमें डिफरेंशिएशन और इन्वर्सिटी को दोनों एक साथ कवर कर देंगे, या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कवर कर लेते हैं। जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखा जाएगा, जल्दी से ही कवर हो जाएगा विदिन 1 या 2 डेज़। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आप हेडिंग लिखिए अगला क्वेश्चन। तो सब लोग ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एक रिलेशन है और f डिफरेंशिएबल फंक्शन है। आपको क्या करना है, f(x) ही डिटरमाइन करना है। ये थोड़ा नया टाइप का है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि लीनियर रिलेशन होता है, तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लीनियर रिलेशन कैसे आता है, जब आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे ना, उससे क्लिक करता है आपको। तो ये आप लिख दीजिए f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह के फॉर्म में लिख लेंगे। देखो कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0,
एफ ऑफ मैंने क्या किया 3x लिखा 3h लिखा अपॉन 3 कर दिया, और यहाँ पे भी कहोगे 3x लिखा 0 लिखा अपॉन 3 कर दिया, होल डिवाइडेड बाई h। क्या जाता है इतना करने में, वैल्यू रख दीजिए। तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0। क्या लिख रहे थे, एफ ऑफ x मतलब एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3h प्लस एफ ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई 3, और यही काम इधर भी करिए, एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ अगेन 0 होल डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई h। तो इसमें एक भाई साहब तो गायब हो जाएंगे, ये भी कहोगे कि सर ये भी गायब ही हो गए, लुल हो गए सब। तो कितने आ रहे हैं ये सब, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ रही है लिमिट एज स्टैंडिंग टू 0। थोड़ा एडजस्टमेंट करके लिखना दोस्तों। तो एफ ऑफ 3h माइनस एफ ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई 3h, और कहोगे कि सर ये तो अपना एफ डैश 0 है जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है 2। तो यहाँ से एफ ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 मिल गया तो ये क्या मिल जाएगा 2x प्लस a लिख देते हैं, वेयर a इज ए कॉन्स्टेंट। क्लियर। और a निकालने के लिए मैंने कहा था कि एक इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, तो एक्चुअली यहाँ पे ये भी अननोन है। तो हम लोग एक प्रकार से x इक्वल टू वाई इक्वल टू अगर 0 रखें तो ये देखते हैं क्या मिलेगा, ये दोनों सेम ही मिल जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि a की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं अबाउट गिवन इन्फॉर्मेशन, और फाइनली आंसर हो जाएगा 2x प्लस a, जहाँ पे a आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए। फिर से मैं बताता हूँ दोस्तों, इसको क्या लिखा है, फिर यहीं पे आप फंसे होंगे। आपका ये जो है ना यहाँ रुक गया है, मुझे पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी फॉर्मेट में आप इन दोनों भाई साहब लोगों को कन्वर्ट कर दो। कहोगे कि सर यहाँ तो एक ही है, x ही है, दूसरा तो है ही नहीं, 0 ला दो ना। कौन मना किया है, तो 3x प्लस 3h बाई 3 कर दिया। अभी भी देखो तो 3 कैंसिल हो गए, यहीं पे तो हैं लटके हुए, यहाँ पे भी हैं, लेकिन इससे क्या होगा, ये फार्मूला डायरेक्टली यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो ये हमने फार्मूला लिखा है इसके लिए, पहले वाले के लिए, और ये दूसरे वाले के लिए। एक 0 उड़ा दिए, और एक अपना f3x भी उड़ गया बेचारा चक्कर में, और ये एफ डैश क्या बन गया, एफ डैश 0, और एफ डैश 0 की वैल्यू कितने दिए थे जी, 2 दिया था। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो एफ एक्स कितना हुआ, तो 2x प्लस सी या 2x प्लस ए लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, mx प्लस सी से 2x प्लस सी भी लिख सकते हैं। और उसके बाद कहो कि सर निकाल ही नहीं पा रहे हैं वैल्यू, कैसे निकालें, एफ ऑफ 0 तो लटका रखा है आपने, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो वो तो हो ही नहीं रहा है, क्या करें, बच्चे की जान लेंगे। तो क्या करेंगे फिर, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये डेटा दिया जाएगा तो देन एंड देयर हम लोग एक ही भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसका जैसे ये पूछा जाएगा तो उसको निकलवाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट हो गया। सारी चीज़ें कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कंपोजिशन फंक्शन की कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, LHD RHD PQ, थ्योरम रिलेटेड डिफरेंशियबिलिटी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मतलब नॉन डिफरेंशियबिलिटी के 3 रीजन कौन कौन से, डिसकंटिन्यूटी, दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस, तीसरा वर्ड शार्प कॉर्नर या टर्न। तो इस तरह से वो लास्ट में थ्योरम लिखवाया था मॉड वाला, उसको ध्यान रखिएगा। और ये जो डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन व्हिच इज डिफरेंशिएबल एंड सेटिस्फाइंग द गिवन फंक्शनल रूल। तो इस तरह से हम लोगों का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जेई मेन के लिए हमने मोर देन सफिशिएंट कंप्लीट कर रखा है। अब हम लोग जेई मेन के बाद जब आप लोग आओगे, फोड़ फाड़ के आओगे ना, तो उसमें हम इसकी पूरी एनालिसिस करा देंगे। खुद कहोगे कि सर इतना होता था क्या, पहले तो आपने बताया नहीं था। तो दोस्तों बच्चों ये क्या है ना कि जेई मेन में उतना पूछते नहीं हैं, इसलिए हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा भाव नहीं बढ़ जाएगा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, तो इसका भाव बढ़ाएंगे हम लोग एडवांस के लिए, और एडवांस को फोड़ फाड़ के आएंगे। एडवांस में अपनी टैगलाइन रहेगी अब की बार 90% पार। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि अगर आप मैथ्स में भी 90% मार दोगे, मैं 90% की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा पिछले साल का स्टूडेंट है अंकित अग्रवाल, उसकी नंबर थे 171, 372 में शायद 372 में 171 केवल पाया था, 50% से भी कम है। उसकी 3000 के करीब रैंक थी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग IIT कानपुर। समझ रहे हो ना। तो एक में फोड़ दिया 90%, तो बेटा आ जाओगे यहाँ पे IIT BHU में कंप्यूटर साइंस लेके। और एक सब्जेक्ट में भी इतनी ताकत होती है, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, अगर आप एक सब्जेक्ट में भी हाईएस्ट मार्क ला देते हो और 2 एवरेज से ऊपर हैं, तो आपकी हर हाल में रैंक 200 के अंदर आ जाएगी। इनफैक्ट अगर सब्जेक्ट अच्छे हैं बाकी वाले, तब तो आप 100 के अंदर कन्फर्म हो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए।
है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये टाइम टेस्टेड है। मैं 2006 से देख रहा हूँ, जब से जेई क्वालिफाई किया था उस दिन से। मेरे फ्रेंड्स भी कई सारे आए थे जो एक सब्जेक्ट में टॉप करके 56 रैंक, 54 रैंक, 43 रैंक, 17 रैंक, तो पूछो मत, है ना। वो अलग बात है, हम आए हैं आपका सिलेक्शन करवाने के लिए और आप सिलेक्ट होके रहोगे सेलेक्ट, बहाना नहीं चलेगा। भाग रहे हो तुम लोग, भाग रहे हो। चैनल को सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और फिर जल्दी ही मिलते हैं। अगले दिन हम लोग करेंगे अगली क्लास में डिफ्रेंसीसन। अभी जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊँगा। डिफ्रेंसीसन अच्छा टॉपिक है, जेईई मेन वाले पूछ लिए तो इलाज तो होना चाहिए ना। थोड़ा एनर्जी मोड में अटैक करेंगे, है ना, थोड़ा बूस्ट होके आते हैं और फिर डिफ्रेंसीसन को फोड़ देते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए ग्रेट डे, बाय बाय।